Welcome to KBCN Academy. Today I want to start your chapter number 2, Dimension Analysis Part 1. डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी की जानकारी लेनी होती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को सही से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम डालते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, आप जानते हैं कि फिजिक्स में आने वाली जो क्वांटिटी होती हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऑल दोज क्वांटिटी विच बिलोंग्स टू फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग इज मोर रिक्वायर्ड। क्या? वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। अगर आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज हमने 5 लिख दिया, क्या 5, तो ये 5 हमें कुछ नहीं बताता है, ये 5 हमें कुछ नहीं बताता है। 5 एक नंबर है, केवल क्या है, एक नंबर है, ये फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करता है। लेकिन 5 के आगे जैसे ही आप मीटर लिख देते हैं, क्या मीटर, तुरंत हमारा दिमाग कहता है ओ दिस इज डिस्टेंस। 5 लिखा है मान लीजिए और इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये हमें कुछ नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही 5 के आगे हम केजी लिख देते हैं, तुरंत हमारा माइंड कहता है ओ दिस इज मास। 5 लिख करके जैसे ही हम न्यूटन लिख देते हैं, तुरंत हमारा माइंड कहता है ओ दिस इज फोर्स। और ये फिजिकल क्वांटिटी ही इट मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना यूनिट के हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी 2 थिंग्स इज रिक्वायर्ड। वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, वन थिंग इज न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है, जैसे ये नंबर होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड सेकंड थिंग इज यूनिट। बिना यूनिट के हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है ना। वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है वो बता नहीं पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच बिलोंग्स टू फिजिक्स। वे क्वांटिटी जो फिजिक्स को बिलोंग करती हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सही से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट। इनमें से एक भी चीज़ें कमी रहेगी तो हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। सपोज फिर से बता दे रहे हैं कि केवल 5 लिख देंगे तो ये 5 हमें केवल क्या बताता है, एक मैथमेटिकल नंबर है, ये फिजिक्स नहीं बताता है। लेकिन जैसे इसके आगे मीटर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा माइंड कहता है कि वो दिस इज डिस्टेंस। 5 के आगे केजी लिख देंगे तो क्या बताएगा ये, दिस इज मास। 5 के आगे न्यूटन लिख देंगे तो क्या बताएगा, दिस इज फोर्स। ओके, तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी 2 थिंग्स इज रिक्वायर्ड। वन थिंग इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड थिंग इज यूनिट। अब बात आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो चलो 0 से 9 तक होता है, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है 0 से 9 नंबर तक के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको मिला करके हम न्यूमेरिकल वैल्यू बनाते हैं। यूनिट्स की बात आती है तो यूनिट को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि फिजिक्स में कोई 2, 4, 10, 20, 50 फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं, हजारों की संख्या में फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और सबके लिए अलग अलग यूनिट बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया है कि यूनिट को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये जो फंडामेंटल यूनिट होता है ये इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा होता है बच्चों डेराइव्ड यूनिट। योर सेकंड थिंग इज डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट वही यूनिट होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं, तो डेराइव्ड यूनिट पे क्या लिखेंगे, डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट। क्या होते हैं ये, डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट। जो डेराइव्ड यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं, अर्थात डेराइव्ड यूनिट जो है इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। ऑल दोज यूनिट विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर नोन एज डेराइव्ड यूनिट। ओके, अब बात यह उठती है कि कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तो 7 आपके मेन फंडामेंटल यूनिट होते हैं। पहला होता है आपका फंडामेंटल, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और फिर उसकी यूनिट लिखेंगे। तो पहला आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट बना दी गई है क्या बच्चों, केजी। क्या, केजी।
योर सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? यूनिट में, मीटर से। तीसरा है आपका टाइम फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए फंडामेंटल यूनिट बनाया गया सेकेंड। चौथा है आपका टेम्परेचर, TEMPERA, टेम्परेचर के लिए क्या बनाया गया है फंडामेंटल यूनिट? केल्विन। योर फिफ्थ थिंग इज करंट के लिए यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या बनाई गई है? एम्पियर। योर सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसके लिए क्या बनाया गया है? कैंडिला। और आपका जो सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए मोल बनाया गया है। क्या? मोल। ओके, तो ये दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो लिखा गया उसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनकी जानकारी आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो डायमेंशन नामक जो चीज़ आप सुन रहे हैं वो इसी फंडामेंटल यूनिट पर ही बेस्ड होती हैं। हर फंडामेंटल यूनिट के लिए एक एक अल्फ़ाबेट चूज कर लिया गया है, उसी को हम डायमेंशन कह देते हैं। देखने में लगता है कि हम डायमेंशन कोई नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जी नहीं। डायमेंशन पढ़ने के लिए अगर आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स याद हैं, फंडामेंटल यूनिट जिन्हें कहते हैं, तो आप जान लीजिए कि हर फंडामेंटल यूनिट के लिए एक एक अल्फ़ाबेट चूज किया गया है, उसी चूज किए गए अल्फ़ाबेट को ही हम डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में दो हैं आपके पास। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में आपके पास दो यूनिट हैं। पहला है, अगर आप प्लेन एंगल नापते हैं। क्या? प्लेन एंगल का मतलब दो लाइन के बीच की एंगल, ये प्लेन एंगल होता है। और जब कोई एक सब्सटेंस होता है और एक पॉइंट पे वो उसके पूरा सरकमफ्रेंस जो है आकर के लाइनिंग करके एंगल बनाता है, दिस लाइक, तो ये आपका सॉलिड एंगल होता है। तो प्लेन एंगल जो होता है वो उसके लिए जो यूनिट बनाई गई है वो रेडियन है, वो रेडियन में नापी जाती है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल्स। क्या? सॉलिड एंगल, ये दो लाइनों के बीच जो एंगल होता है प्लेन एंगल होता है, और किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है चारों तरफ से घेर करके वो बिल्कुल घिरा हुआ एंगल कहलाता है, वो सॉलिड एंगल होता है। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। क्या होती है बच्चों? स्टेरेडियन। ओके, तो मेन 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिसमें से आप ये जान लीजिए कि डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी करने के लिए हमें जो है शुरुआत की जो 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं इन्हीं का यूज करना होता है, दैट्स ओके। अच्छा, ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानकारी हो गई। और ये जो 5 फंडामेंटल यूनिट्स हैं दिख रहा है आपको, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन और एम्पियर, इसी से हमें विशेष मतलब है डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी करने के लिए। ये दीज 5 फंडामेंटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही हमें डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना है, बाकी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। ओके, डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? ऑल दोज यूनिट विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट को हम लोग किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? फंडामेंटल यूनिट की सहायता से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख रखा है कि डेराइव्ड यूनिट जो है डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट। क्या लिखा है? डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो अब हम बात उठती है कि सर ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए हमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूला के हम यूनिट निकाल नहीं सकते हैं। सपोज आपको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? वो फिजिकल क्वांटिटी जो कई सारी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और अगर आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी जिसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, उसके लिए उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उसकी यूनिट निकाल पाएंगे। ओके, डन। देखिए पहला हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं सपोज डेंसिटी के बारे में सभी लोग जानते हैं। मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास और अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए देखिए आप, मास के लिए यूनिट क्या होती है? केजी। तो यहां क्या लिख देंगे आप? केजी।
और वॉल्यूम के लिए यूनिट, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, अगर स्क्वायर, अगर क्यूब है तो साइड का क्यूब, अगर क्यूबाइड है तो LBH। ओवरऑल वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, क्योंकि साइड का क्यूब होता है तो मीटर क्यूब। ये कहां से आया बच्चों, इसी के 3 पार्ट लिए गए। तो देखिए ये एक ऐसी यूनिट बनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाई गई, जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाई गई। इसलिए ये जो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसे हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। अब एक तो हम जनरल दिखाने के लिए डेंसिटी दिखा दिया, लेकिन अब इसके बाद तो हम 4 फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। वो 4 फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी आपको यूनिट याद होनी चाहिए परमानेंटली जिंदगी भर के लिए। आपको आगे फिजिक्स को कंटिन्यूअस रखने के लिए या फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये 4 जो फिजिकल क्वांटिटी अभी हम 2, 3, 4, 5 के रूप में लेंगे, अदर 4 फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और जब डायमेंशन सिखा देंगे तो उनकी डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। निकालना तो आना ही चाहिए लेकिन याद होनी चाहिए, क्योंकि हमको बार बार उसकी रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स ओके। तो योर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम वेलोसिटी के रूप में लेते हैं वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी हो और चाहे स्पीड हो, दोनों हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट पढ़ने के लिए दोनों एक ही चीज़ है। समझ रहे हैं बात को, वेलोसिटी और स्पीड बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये कह दे रहे हैं कि चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों एक ही चीज़ है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, तो वेलोसिटी लिखिए या स्पीड, मतलब हम इसलिए यहाँ पे रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको कि हमको कहीं कहीं पे वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं पे स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज हैं, बस अंतर है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिएगा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बीच में और लगा रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसके हिसाब से भी यूनिट निकालोगे वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट किस में ना पाया था, मीटर में, और मीटर कहाँ से आया, फंडामेंटल यूनिट से। और टाइम किस में ना पाया था, सेकंड में, और सेकंड कहाँ से आया, फंडामेंटल यूनिट से। और इन दोनों को मिलाने से क्या बना, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट हो गया। ऐसे ही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी किस में ना पाया था, मीटर में, और टाइम किस में ना पाया था, सेकंड में। तो ये मीटर कहाँ से आया, फंडामेंटल से, सेकंड कहाँ से आया, फंडामेंटल से। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट हो गया। तो ये जो पहली हम फिजिकल क्वांटिटी लिखे हैं वेलोसिटी या स्पीड, इसका यूनिट याद होनी चाहिए आदमी को, ये जान लीजिए। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, सबको फॉर्मूला याद होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, कक्षा 11 में आ गए हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कितने समय में वेलोसिटी चेंज हुई उसका समय अंतराल, समय अंतराल कहते हैं टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट अभी आपने देखा मीटर पर सेकंड है, मीटर पर, और टाइम इंटरवल की यूनिट सेकंड होगी। तो इसकी यूनिट क्या आ गई भाई जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, सेकंड नीचे आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी यहाँ पर फिलहाल है फोर्स। क्या है, फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू भी आपको अच्छे से पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन। मास किस में नापा जाता है बेटा, केजी में। कहाँ से आया, फंडामेंटल यूनिट से। और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट बनी वो डेराइव्ड यूनिट है, चूंकि वो किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर के फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। तो अभी 3 हुए, एक और है जिसे हम, मैंने कहा था ना 4 फिजिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक पांचवा आएगा। इसको रब कर दे रहे हैं या यहाँ कर दे रहे हैं, रुक जाइए। इसको हम चौथे के बाद ये पांचवा, इसी के कंटिन्यू है यहाँ पर। ये पांचवा फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं पांचवा, जो क्या है हमारा वर्क। वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो, वर्क ही एनर्जी है। आज हमारे लेक्चर में, इस लेक्चर में आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं इस लाइन को। वर्क हो या कोई एनर्जी हो, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। बिकॉज किसी भी ब्रांच में किया गया वर्क डन उस ब्रांच की एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इट मीन्स वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी।
अकॉर्डिंग टू माई व्यू है कि वर्क एंड एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि किसी भी ब्रांच में किया गया जो वर्क डन होता है वो उस ब्रांच की एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अगर मैकेनिक्स में किया गया वर्क डन है तो वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में जो वर्क डन होगा वो बॉडी के मोशन करने के कारण होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्क डन होगा वो बॉडी की पोजीशन में चेंज होने के कारण वर्क डन होगा। फिलहाल ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये सब आगे बताई जाएंगी, ठीक है। ओके, फिलहाल देखिए वर्क हो या एनर्जी, जो वर्क की डायमेंशन आएगी, सॉरी जो वर्क की यूनिट आएगी वही एनर्जी की भी यूनिट होगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो वर्क बराबर बच्चों क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि समझाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। हम फिर से बता देते हैं आपको, ये तो नोट ही हो गया होगा क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, इतना रहने दो। आइए चौथे फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो पांचवी हमने लिख रहा है वो है वर्क। वर्क हो या एनर्जी हो, मैंने बता दिया कि दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो वर्क बराबर क्या होता है बच्चों, मैं डायमेंशन यूनिट के लिए सेम होती हैं चीज़ें, वर्क और एनर्जी। जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की होगी, तो वर्क की निकाली जो वही एनर्जी की हो जाएगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई जी, अभी आपने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापा जाता है। तो ये मिला के क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आपने ये जान लिया कि हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। और मैंने साथ ही साथ आपको ये बता दिया कि 3 यहाँ से और एक ये है, ये 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी 1 2 3 4 जिनकी यूनिट बिल्कुल दिमाग के अंदर बिल्कुल रटा होना चाहिए, निकालना तो आना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, रटा। और इनकी जो डायमेंशन अभी हम निकलवाएंगे वो डायमेंशन भी बिल्कुल रटा होना चाहिए। समझ गए इस बात को, ओके ठीक है भाई। देखिए अब हम सीधे आ जाते हैं अपने इस चैप्टर पर, फोकस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने बताया था कि डायमेंशन कोई नई चीज़ नहीं है, जो फंडामेंटल यूनिट है, हर फंडामेंटल यूनिट के लिए एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट चूज कर लिया गया है, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। तो ठीक है, तो पहला हम आपको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना जी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट्स ओके। डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट और यूनिट के आधार पर डायमेंशन को सीख लेंगे तब हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालना सिखाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर 1, थोड़ा सा टेबल बना देते हैं, अच्छा रहेगा। सीरियल नंबर 1 यहाँ पर लिख देंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर लिख देंगे फंडामेंटल यूनिट। क्वांटिटी की क्या होती है अपनी एक यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट लिख देंगे सर जी, और फिर इसके बाद हम लिख देंगे डायमेंशन। आपको असली फोकस यहीं पे करना है, डायमेंशन, ठीक है। ये एक टेबल बना दिया मैंने। सीरियल नंबर 1 के रूप में हम आपके सामने ले रहे हैं। पहला आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था बच्चों, मास। क्या था, मास। मास के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या बना था आपका, केजी। और केजी के लिए डायमेंशन क्या चूज कर लिया गया है साइंटिस्टों द्वारा, कैपिटल एम। और कोई भी डायमेंशन लिखने के बाद आप उसको बिग ब्रैकेट में बंद करेंगे तभी वो डायमेंशन माना जाएगा। केवल एम लिख देंगे तो वो नहीं माना जाएगा, वो एक अल्फ़ाबेट हो जाएगा।
वो एक सिर्फ अल्फ़ाबेट होगा। डायमेंशन को लिखने के लिए जो भी अच्छा चुना गया उसको आप बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मास के लिए यूनिट क्या होती है केजी, और केजी के लिए क्या चूज कर लिया गया डायमेंशन एम। मैंने शुरू में बोला था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक अल्फ़ाबेट चूज कर लिया गया, उसी अल्फ़ाबेट को हम उन फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, मतलब केजी अगर कहीं यूनिट लिखा है तो उसके लिए डायमेंशन क्या लिखोगे, एम। फिर दूसरा आपका आता है लेंथ। लेंथ जो है आपका किस में नापा जाता है, मीटर में, मीटर में नापा जाता है सर जी। इसके लिए डायमेंशन क्या बना है, एल। फिर आपका थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। क्या है, टाइम। टाइम को हम नापते हैं, टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या बना है, टी। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी आपकी है सॉरी टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, TEMPERA TURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए जो यूनिट है वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। केल्विन के लिए बना है थीटा, कुछ लोग के लिख देते हैं, हम थीटा लेते हैं। और पांचवा जो है वो है आपका करंट। करंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जो है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। उसके लिए हमने ले लिया ए। ये हमने कहा था ये 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे 7 होती हैं, लेकिन ये 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको मेन जरूरत पड़ेगी, जिनको आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मास के लिए यूनिट क्या होती है, केजी, और केजी कहीं भी यूनिट आएगा तो उसके लिए डायमेंशन क्या लिख दोगे, एम। मीटर कहीं आएगा तो उसके लिए एल, सेकंड आएगा तो टी, केल्विन आएगा तो थीटा, एम्पियर आएगा तो ए। मतलब मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी फंडामेंटल यूनिट है केजी और उसका डायमेंशन है एम। लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है मीटर और उसकी डायमेंशन है एल। टाइम की जो है यूनिट है सेकंड, फंडामेंटल यूनिट है, और इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी से डिनोट होता है। टेम्परेचर के लिए फंडामेंटल यूनिट है केल्विन, और केल्विन के लिए जो डायमेंशन वो थीटा है, और करंट के लिए जो फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, और इसके लिए जो डायमेंशन चूज किया गया है वो ए है। ये बात बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग की अभी डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताई, और हमको मेन किस पे फोकस करना है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी पे। वहाँ पर हमें उसको निकाल के लाना पड़ता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग डायमेंशन होती है, जो इन्हीं 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पर डिपेंड करती है। ओके, समझ गए होंगे। तो अब हम लोग असली जो फिजिकल क्वांटिटी आती हैं उनके डायमेंशन निकालना सीखेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकालने जा रहे हैं, डायमेंशन। ओके, देखिए मैंने कहा था कि किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल साफ। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए दी गई है और आपको उसका फार्मूला नहीं पता तो आप उस डायमेंशन को निकालने की कोशिश मत करिए, कोई फायदा नहीं। क्यों, डायमेंशन इज बेस्ड ऑन द फार्मूला। ठीक है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसका फार्मूला नहीं पता तो आप डायमेंशन कहाँ निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए हम आपको डायमेंशन में सबसे पहले जो है हम हमारे हिसाब से सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो 4 फिजिकल क्वांटिटी जो शुरू में लिखेंगे उनकी डायमेंशन निकालना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, और याद भी होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो पहला आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। मैं अपनी तरफ से पहला जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम फिर से पूरा लिख करके दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो यूनिट नहीं लिख पाओगे, यूनिट नहीं लिख पाओगे तो उसकी डायमेंशन भी आप निकाल नहीं पाओगे। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूनिट बनी है, मीटर, और टाइम के लिए क्या बनी है, सेकंड, और मीटर के लिए क्या डायमेंशन बनाई गई थी, याद है, एल, और सेकंड के लिए टी। यहाँ एल की पावर 1 है, ये टी की पावर क्या लिखी है, 1। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी की पावर -1, सबको पता होगा, LT-1। ओके, ये टी के ऊपर अगर कोई पावर नहीं लिखी तो पता है ना वो 1 होती है। हाँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, LT-1 डायमेंशन आ गई। अब ये याद होनी चाहिए, कहीं भी वेलोसिटी आएगी तो खट से आप उसी डायमेंशन क्या बोलेंगे, LT-1। निकालना तो आना ही चाहिए लेकिन डायमेंशन याद भी होना चाहिए। केवल निकालते रहेंगे सब जगह डायमेंशन तब तो पढ़ चुके हैं।
एक सवाल करने में जो है 10 मिनट लग जाएगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, बिल्कुल याद होना चाहिए। आपकी जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वो है बच्चों एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल गलत हो गया, टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट अभी आपने देखा क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल की क्या होती है, सेकंड। तो मेन अपान ये है, तो सेकंड अपान 1 करेंगे पलट के, क्या बन जाएगा ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए डायमेंशन क्या बनी है बच्चों, L। सेकंड स्क्वायर के लिए T, तो सेकंड स्क्वायर है तो T स्क्वायर हो जाएगा, और ये T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। LT-2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा अभी दिखाता हूँ। हे भगवान, क्या हो गया, LT-2, थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। आपका जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, पहली याद होनी चाहिए, दूसरी याद होनी चाहिए, तीसरी भी। बार बार हम रिमाइंड करा रहे हैं, बार बार इस बात को रिमाइंड करा रहे हैं कि ये 4 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिनकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, निकालना तो आना ही चाहिए। 75 बार बोल चुका हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास और इंटू एक्सीलरेशन। शॉर्टकट में लिख दें एक्सीलरेशन, नहीं ठीक है, लो पूरा लिख दे रहे हैं। एक्सीलरेशन, मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की क्या होती है, अभी आपने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए आपने क्या डायमेंशन चूज कर रखी है, M। मीटर के लिए L, और सेकंड स्क्वायर के लिए T स्क्वायर। ये सब मिला कर एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, MLT-2, याद होनी चाहिए, ठीक। चौथी फिजिकल क्वांटिटी है आपकी वर्क। और मैंने बताया था कि वर्क हो और या दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, वो दोनों के लिए डायमेंशन हो चाहे यूनिट हो, वो दोनों सेम होती है। क्योंकि किसी भी ब्रांच में किया गया वर्क डन उस ब्रांच की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो मैं आगे आने वाले लेक्चरों में 75 बार बोलूँगा। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। जब हम लोग वर्क करते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये बात उठती कि वो किस ब्रांच में किया गया वर्क डन है। जिस ब्रांच में किया गया वर्क डन होगा उस ब्रांच की पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या जिस भी टाइप की इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अर्थात जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, अर्थात जो वर्क की डायमेंशन होगी वही कोई भी एनर्जी होगी उसकी भी डायमेंशन वही होगी। अर्थात हम यहाँ वर्क की डायमेंशन निकाल रहे हैं और कहीं पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तो उसकी भी डायमेंशन क्या लिख देंगे, वर्क की ही। कहीं काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो उसकी डायमेंशन क्या लिख देंगे, वर्क की। कहीं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो उसकी डायमेंशन क्या लिख देंगे, वर्क की, ओके। देखिए तो वर्क बराबर क्या होता है भाई जी, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स के लिए क्या बना है भाई जी, आपने अभी निकाला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होती है भाई जी, मीटर। तो ये क्या बन गई आपकी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए डायमेंशन क्या है, M। मीटर स्क्वायर के, मीटर के लिए L, तो मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर, और अपान सेकंड के लिए T, तो ये T स्क्वायर। मिला के लिख देंगे तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T-2। ये 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। वेलोसिटी LT-1, एक्सीलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2 एंड वर्क या एनर्जी ML स्क्वायर T-2। ये 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है, ये 5वां आपका जो आता है, आता क्या है, अब मेन 4 हमारा खत्म हो गया। अभी जो 5वें नंबर पर है वो है यूनिवर्सल, ये कोई भी हो सकता है जो दिया जाए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा बड़ा लंबा नाम है इसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहचानते हैं आप लोग इसको, पहचानते हैं। कक्षा 9 में जो आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया गया था, बताया गया था ना, है ना। किससे डिनोट होता है, कैपिटल जी से। और कैपिटल जी का हमें अब क्या निकालना है, डायमेंशन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम तभी निकाल पाएंगे जब वह फिजिकल क्वांटिटी किस फार्मूले में आती है, वो फार्मूला आपको पता होगा। तो आपको पता है कैपिटल जी कहाँ पाया जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जिसमें न्यूटन ने क्या बताया था कि अगर 2 बॉडी M1 M2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी है तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F का फार्मूला क्या होता था, याद कीजिए, याद कीजिए, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देखिए F बराबर हाँ ठीक,
F बराबर क्या होता था, कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर अपान, ये होता था, याद आया, याद आया, याद आ गया होगा। हाँ, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो कैपिटल G, हमें कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है ना, तो कैपिटल G को वहीं रोक लेंगे और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी सबको उठा करके इधर फेंक देंगे। तो कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब आपको G का डायमेंशन लिखना है क्या, नाउ द डायमेंशन ऑफ G, नाउ द डायमेंशन ऑफ, या इसको हटाइए सीधे G की लिख दी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ G बराबर, ये तो फार्मूला पर लिख लिया G का। अब डायमेंशन ऑफ G लिखने जा रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ G किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन ऑफ F पर, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर पर, डायमेंशन ऑफ m1 पे और डायमेंशन ऑफ m2 पे, डायमेंशन ऑफ m2 पे। तो सबको याद है भैया F का डायमेंशन क्या होता है, ये लो होता है, याद है ना, मैंने कहा था ये 4 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन याद रखिएगा, बिल्कुल सच बोला था, याद रखिएगा, याद जितना बोलते हैं उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम से बहुत दूर रहेंगे। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ, पहले मतलब फर्स्ट सेकंड से ही इस लेक्चर में चिल्ला रहा हूँ कि देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड वर्क हुज डायमेंशन इज टू बी लर्न, याद कर लेना। ओके, तो डायमेंशन ऑफ G निकालने के लिए आप यहाँ F का डायमेंशन लिखेंगे। F की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, MLT -2, तो F की जगह क्या लिख देंगे, F की जगह ये देखो F की जगह MLT -2 बंद कर लेंगे इंटू, उसके बाद क्या है आर स्क्वायर। आर क्या होता है, दूरी, दूरी किस में नापी थी, मीटर में, मीटर के लिए क्या डायमेंशन बनी है, L, याद है ना, फंडामेंटल, ये फंडामेंटल हो गया ना। तो आर दूरी है, दूरी किस में नापी जाती है, मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हुआ ना, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह L स्क्वायर, क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और अपान मास, ये भी मास, तो मास के लिए क्या बना है, कैपिटल M ना, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल M क्या लिख दिया जाएगा, M स्क्वायर, ठीक है। अब ये M स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ M की पावर 1 है, यहाँ M की पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, M की पावर -1, ये L है और ये L स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा L क्यूब और T -2, और इस प्रकार से G का डायमेंशन आ गया M टू द पावर -1 L क्यूब T की पावर -2, दैट्स ओके। इसी प्रकार से आप अदर फिजिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा फार्मूला तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है फिर पढ़ने की। भाई बचपन से जो फार्मूला अगर नहीं याद रख पा रहे हैं तो फिर फिजिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, और ये भी नहीं कि हम बहुत बड़ी बात बता रहे हैं भाई, 4 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन याद रखो और बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए उनका फार्मूला याद रखो, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम तभी निकाल पाएंगे जब उसका फार्मूला हमें पता होगा। तो कितने नंबर तक किया था मैंने, ये 5 है। छठा नंबर मान लो हम ले लेते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम, या अभी लीनियर मोमेंटम ना लो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, तो आपने वर्क का डायमेंशन क्या निकाला था, W का क्या निकाला था, क्या ml स्क्वायर T -2। तो पहले मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूं कि वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन सेम आएगी, उसकी डायमेंशन सेम आएगी। तो सपोज आप किसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। मैंने कहा था ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो हाफ तो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। m फॉर मास, मास के लिए डायमेंशन क्या बनी थी, m, कैपिटल M। और देखिए v वेलोसिटी आ गया ना, मैंने कहा था ना वो 4 फिजिकल क्वांटिटी में से एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया ना वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन याद रहेगा तभी तो लिख पाएंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है, या फिर आप अलग से फिर से यहाँ लिखें वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, तो L T माइनस, टाइम बर्बाद होगा ना, है टाइम बर्बाद होगा। तो 4 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन याद रहेगा तो आपकी टाइम नहीं बर्बाद होगा, आप अपना क्वेश्चन शॉर्ट टाइम इंटरवल में कर लेंगे। ओके, तो कहना सुना जाता है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT -1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा होल स्क्वायर, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर अंदर आएगा तो L स्क्वायर और T की पावर -2। ये देखिए अपने आंखों से, जो वर्क का है वही काइनेटिक एनर्जी का है। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अब ऐसे ही आता है जैसे मान लीजिए कि और देखना है कि और दिखाइए दूसरा एनर्जी कोई दिखाइए तब विश्वास करूंगा। तो लीजिए और देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, अब तो विश्वास होगा।
पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, यही। और ये किसके बराबर, वर्क के। देखिए अब विश्वास करेंगे, अब तो करना ही पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ठीक है। तो m फॉर मास, मास के लिए डायमेंशन क्या बनी है बच्चों, m। g को पहचानते हैं, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन ना, तो एक्सीलरेशन फिर आया कि नहीं आया, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या था, lt-2। क्या था बच्चों, lt-2 और lt-2 और h क्या होता है, हाइट। हाइट क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में नापी जाती है, मीटर। मीटर की डायमेंशन क्या बनी, l। तो ये क्या बन गया, ml² t-2। इस प्रकार से मैंने आपको ये दिखाया कि एनर्जी भी वर्क है, वर्क ही एनर्जी है, डायमेंशन सबकी सेम आ रही है। अब आप अगली फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए, आप लेते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या ले लीजिए, लीनियर मोमेंटम। पहचानते हैं लीनियर मोमेंटम को, पी से डिनोट करते थे। और लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता था, मास इंटू वेलासिटी। मास इंटू वेलासिटी। मास के लिए डायमेंशन क्या बनी है, याद है, m। और वेलासिटी की डायमेंशन आपने याद कर रखी है, lt-1। तो क्या आ गई बेटा, mlt-1, ठीक है, ओके। ऐसे ही आप अगली फिजिकल क्वांटिटी आप मान ले लेते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या ले लेते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। नया चीज़ ये आप नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी जो आपके जीवन में गुजरी ही नहीं है अभी, जो सेकेंड ईयर से रिलेटेड हैं। तो आपकी तो मजबूरी है कि आपके बुक में, आप जब बुक खोलेंगे तो लिखा होगा डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, पूरी टेबल बनी होगी। तो मैं यहाँ सारा टेबल तो लिख नहीं दूंगा, मैं तो केवल सिखा सकता हूँ ना कि कैसे डायमेंशन निकाली जाती है। बाकी उन फिजिकल क्वांटिटियों के जो फार्मूला है वो आप लिख करके याद करिए, याद करके उनका डायमेंशन मेरे तरीके से निकालिए, काम खत्म। ओके, तो फार्मूला याद करना आपका काम है, ठीक है। तो 9th पे क्या हम ले लें, मान लीजिए प्लांक कांस्टेंट। क्या निकालना चाहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, इसके बारे में जान लीजिए। प्लांक कांस्टेंट को हम लोग h से डिनोट करते हैं। क्या आपके लाइफ में आएगा प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, h से। तो h के लिए हमें फार्मूला ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें h नामक चीज़ आती है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे E बराबर h न्यू। क्या एक फार्मूला होता है, E बराबर h न्यू। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी है, न्यू फॉर क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, पता होगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो E बराबर h न्यू है, E बराबर h नहीं होता तो h इसमें आ रहा ना, तो h का डायमेंशन निकालने के लिए h को इधर कर लेंगे, मतलब h को ही रखेंगे, न्यू को इधर कर लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, E अपान न्यू। E अपान न्यू, और E क्या है, एनर्जी, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यही देखिए डायमेंशन ऑफ h बराबर, हाँ अभी एक चीज़ और, अब न्यू का भी तो डायमेंशन नहीं पता है ना आपको। तो न्यू का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान टाइम पीरियड। 1 अपान टाइम पीरियड। तो इसी के आगे क्या लिख देंगे, E और अपान न्यू की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपान टाइम पीरियड। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, E इंटू टी। अब E की डायमेंशन क्या होती है, याद है, एनर्जी ना। E क्या है, एनर्जी ना। एनर्जी की क्या है, वर्क के बराबर ना, या यहाँ देख लीजिए एनर्जी है ना। तो क्या लिख दोगे, ml² और t-2, और T फॉर क्या लिख दोगे, T फॉर क्या लिख दोगे, टाइम है ना बेटा, तो टाइम के लिए T। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ml² और t-1। ये किसका डायमेंशन आ गया भाई जी, ये आ गया प्लांक कांस्टेंट का। और इस प्रकार से हमने आज आपको डायमेंशन का नॉलेज दिया, और इस डायमेंशन के क्या क्या यूज होते हैं, और डायमेंशन के यूज पर ही हमारा मेन ये चैप्टर है। जो सवाल न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में, जो सवाल और न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, वो वास्तव में यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है। मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो क्लास होगी पार्ट 2 के रूप में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप उसको मिस मत करिएगा, और आप उसको मिस ना कर पाएँ उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ जानते हो क्या करोगे, बगल में एक आइकॉन बेल होती है, उसको दबा के घंटी आएगी, घंटी दबा देंगे तो उसका फ़ायदा जानते हो क्या होगा, जैसे ही हमारी डायमेंशन एनालिसिस की पार्ट 2 अपलोड होगा, आपके पास खर्च से नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, और आप हमारा उस वीडियो को देखने के लिए एबल हो जाएंगे। दैट्स ओके, बाय।